गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, ये हमारी तीसरी वीडियो है। हिंदी व्याकरण की हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने आपको वर्ण विचार के बारे में बताया था और आज हम आप लोगों को शब्द विचार के बारे में बताएंगे कि शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने आपको बताया था कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्य से मिलकर भाषा बनती है। तो इससे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़े थे और आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक एक वर्ण को मिलाकर शब्द बनता है। जी हाँ, एक एक वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल और परिभाषा के आधार पर कि शब्द कैसे बनते हैं। बच्चों, वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। यानी हम जो शब्द बोलते हैं, जो वर्ण बोलते हैं, उसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ये 4 वर्ण हैं। इनको हम वर्ण कहते हैं। ये फा है, आ है, ला है, आ है, ये वर्ण होते हैं। और शब्द आपका फल हो गया। जैसे हम फल बोलते हैं तो फा बोलने पर आ निकल रहा है स्वर में, फिर ला बोलते हैं तो ला बोलने पर आ निकल रहा है। तो ये आपके 4 वर्ण हैं और इनके मेल से ये शब्द बना हुआ है। उसी प्रकार दूसरा है आपका एग्जाम्पल में भ प्लस आ, यानी बड़ा आ है ये, और प्लस रा, फिर आ है, फिर ता है, फिर आ है। तो ये इसमें कितने वर्ण हैं बेटा? 6 वर्ण हैं। 6 वर्ण, इसके मेल से क्या बना है आपका? भारत। अब भारत बोलने पर भा प्लस आ रहा है ना, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। फिर रा बोलने पर भी स्वर में आ निकल रहा है, तो ये आ है लिखा हुआ है। फिर ता बोलने पर भी आ निकल रहा है, तो ये ता और ये आ निकल रहा है। इस प्रकार आपके ये 6 वर्ण हुए इसके, और इसका ये एक शब्द बना भारत। आइए बच्चों, फिर से परिभाषा के तौर पर शब्द के निर्माण के बारे में जानते हैं। भाषा की इकाई वाक्य है और वाक्य की इकाई शब्द है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। फिर बच्चों, आपके शब्दों का वर्गीकरण भी किया गया है। बेटा, शब्दों के आधार पर वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। तो बेटा, पहले हम अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सार्थक और दूसरा है निरर्थक। बच्चों, सार्थक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक यानी बिना अर्थ का। आइए बच्चों, फिर से समझते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ निश्चित होता है। जैसे आपका खाना हो गया, पानी हो गया, चाय हो गया, ये आपके सार्थक शब्द हैं। फिर आपका आता है निरर्थक, यानी बिना अर्थ का, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वैसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। बच्चों, जैसे हम लोग बोलते हैं खाना वाना, तो खाना आपका सार्थक शब्द हो गया और वाना आपका निरर्थक शब्द हो गया, जो कि मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। फिर अगर हमने बोला पानी वानी, तो पानी तो आपका सार्थक शब्द हो गया और वानी आपका निरर्थक शब्द हो गया। वैसे ही चाय वाय, अब चाय आपका सार्थक शब्द है और वाय आपका निरर्थक शब्द है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। बच्चों, अभी हमने अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था।
अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका अग्नि है, रात्रि है, ग्रह है, बालक है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम जो संस्कृत भाषा के होते हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। फिर है आपका तद्भव शब्द। संस्कृत के बहुत से शब्द अपने परिवर्तन के रूप के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका आग हो गया, अब ये आपका तद्भव है और आग को अगर हम तत्सम बनाएंगे तो उसको अग्नि बोलेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका ये रात। रात को अगर हम तद्भव करेंगे तत्सम करेंगे तो ये रात्रि हो जाएगा। इसी तरह घर है, घर को अगर हम तत्सम कहेंगे तो ये ग्रह हो जाएगा। और इसी तरह लड़का है, तद्भव है लड़का, और अगर इसे हम तत्सम रूप में बदलेंगे तो ये बालक हो जाएगा। फिर बच्चों है आपका देशज शब्द। देशज से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यानी जो अपने देश में शब्द बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो हिंदी भाषा को अपने शब्द होते हैं, हिंदी भाषा के अपने शब्द होते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे देश में पैसा बोला जाता है, पगड़ी, पेट, लोटा आदि। फिर आता है आपका विदेशज शब्द। बच्चों भारत में विभिन्न देशियों के आगमन के कारण उनकी भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में आ गए जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। पुनः देखते हैं विदेशी शब्द क्या होते हैं। विदेशी भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे विदेशज शब्द के। जैसे हम पेंसिल बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, पेन बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, तो ये विदेशी शब्द हैं और इनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं तो जिससे ये विदेशज शब्द हो जाते हैं। जी हाँ, पेंसिल, कॉपी, पेन, डॉक्टर, ऐसे बहुत से शब्द हैं विदेशज शब्द। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों रचना के आधार पर हिंदी भाषा के 3 भेद किए गए हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। तो पहले हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। बच्चों रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों, जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है देश, देश बराबर दे और प्लस शा। अब अगर हम देश को ना जोड़कर दे अलग कर दे और शा अलग कर दे, जैसे इसमें आपका दिया हो, तो ना दे का अर्थ कोई निकल रहा है और ना ही कोई शा का अर्थ निकल रहा है। और इसको हम जब जोड़ देते हैं तो ये एक शब्द बन जाता है जिसका एक अर्थ होता है। फिर नेक्स्ट है आपका जैसे हाथी दिया हुआ है, तो अब इसमें हा अगर हमने अलग कर दिया और था अलग कर दिया, यानी हा को अलग किया और थी को अलग किया, तो ना ही हा का अर्थ स्पष्ट हो रहा है और ना ही थी का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। और जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक शब्द बना जो कि हाथी। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर आता है आपका यौगिक शब्द। बेटा यौगिक, योग यानी जोड़ होता है, तो उसी से ये यौगिक शब्द है। तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, यानी कि 2 शब्द होंगे उनका दोनों का कोई ना कोई अर्थ होगा, तो ऐसे 2 शब्द जब मिलते हैं तो वो यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर
रसोई घर, रसोई भी अलग है और घर भी अलग है। तो अब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो हो गया ये रसोई घर। तो ये यौगिक शब्द है। फिर है प्रति प्लस दिन। प्रति का भी अर्थ अलग होता है और दिन का भी अर्थ अलग होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये जोड़ दिया गया तो ये हो गया प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो ये आपका हो गया यौगिक शब्द। ऐसे शब्दों के मेल को बच्चों यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है योग रूढ़ शब्द। योग का मतलब होता है जोड़ और रूढ़ का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनमें दो शब्द परस्पर मिले हुए हों। ये शब्द सामान्य अर्थ को ना स्पष्ट ना प्रकट करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं। जैसे अब यहाँ पर जलज लिखा हुआ है तो जल प्लस जा। अब जा का अर्थ उत्पन्न हुआ है। इस अर्थ पर जल में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु जलज नहीं कहलाई जाएगी। तो यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया, यानी जलज को ही कमल कहते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका दशानन। जैसे आप जानते हो कि दशानन किसको बोलते हैं। दशानन शब्द सिर्फ रावण के लिए ही प्रयोग किया गया है। फिर है आपका लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर। तो ये शब्द आपका गणेश जी के लिए प्रयोग किया गया है। फिर है आपका नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ। अब नील अलग है और कंठ अलग है, लेकिन जब ये जुड़ गया तो ये शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है। नीलकंठ यानी जिसका नीला है कंठ। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर है आपका प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो अब हम जानेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अब बच्चों विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिंग के आधार पर कि लड़का पढ़ता है, तो लड़का है पुल्लिंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ता है। अब लड़की पढ़ती है तो लड़की स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर पढ़ता की जगह पढ़ती हो गया है। फिर है आपका वचन के आधार पर लड़की पढ़ती है तो लड़की एक वचन है। फिर है आपका लड़कियां पढ़ती हैं तो लड़कियां बहुवचन हो गया आपका। फिर देखते हैं कारक के आधार पर। अब कारक के आधार पर लड़का पढ़ता है, फिर है लड़के को पढ़ने दो, तो को आपका जो है ये कारक चिन्ह है, लड़के को पढ़ने दो। ऐसे वाक्यों में लिंग, वचन और कारक और काल के अनुसार परिवर्तन किया गया है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। फिर है आपका अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में किसी भी कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा, नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आ लग गया तो आ का मतलब होता है नहीं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और अविकार यानी जिसमें परिवर्तन ना किया जाए। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि लड़का तेज दौड़ा। फिर है आपका लड़के तेज दौड़े। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है, लेकिन अब तेज दौड़े में तेज जो है, तेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पहले में भी लिखा हुआ कि लड़का तेज दौड़ा और दूसरे में लिखा हुआ है इसमें लिंग वचन में परिवर्तन हुआ है, पर ये जो आपका विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, माफ़ कीजिएगा, तो वो यही है। तेज इसमें भी है और तेज इसमें भी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आशा करते हैं बच्चों कि आज का ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास कार्य में पहला आपका क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं। मैंने शब्द के बारे में बताया है आपको कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का निर्माण कैसे होता है। दूसरा है आपका सार्थक और निरर्थक शब्द, इसके बारे में भी मैंने आज आपको बताया है। नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको आज बताया। फिर नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। आज का लेसन आपने समझा मेरी वीडियो में, उसी के आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर